नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल माइकी मिन में। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप सभी को इग्नू का जो BLIS का कोर्स है उसको हम कवर करवा रहे थे। आज का जो लेक्चर है BLIS 226 का है। टॉप 30+ क्वेश्चन को आज लेकर आए हैं। लेक्चर सीरीज 6 है। इससे पहले 5 और लेक्चर डल चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखा तो ऊपर आई बटन या डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक लेके वो सारे लेक्चर को देख सकते हैं। फॉर्मेट जो रहेगा मल्टीपल चॉइस का क्वेश्चन का फॉर्मेट रहेगा। स्पेशल लेक्चर हम लोग ले रहे हैं आपके अक्टूबर एग्ज़ाम के रिलेटेड। और अगर आपको लेक्चर का PDF चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम जो चैनल है उसको ज्वाइन कर ले। उसका भी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। काफ़ी सारे बच्चों का कमेंट आता है कि सर हमें लिंक नहीं मिल रहा। तो मैं हर वीडियो में जैसे कि आपको बोलता हूँ कि जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप वहाँ पर क्लिक करके हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर ले। और जो भी आपको कोई दिक्कत है, कोई क्वेरीज़ है, तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। क्योंकि आप जो हमारा चैनल है टेलीग्राम पे उस पर काफ़ी सारी बातें हो रही हैं। तो ड्यू टू सो मच कन्वर्सेशन ओवर देयर हम वहाँ पे रिप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में ही बताएं। तो चलिए फिर आज का लेक्चर शुरू करते हैं। तो आज का हमारा जो लेक्चर है वो लेक्चर सीरीज 6 है BLIS 226 का। क्वेश्चन जो रहेगा वो 30+ रहेगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो आपसे रिक्वेस्ट है लेक्चर को लास्ट तक देखें। वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो सकता है बट सारे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो इसमें कवर कर रखा है हमने। ब्लॉक 3 से है। काफ़ी सारे कोशिश कर रहे हैं हम लोग आपका जो एग्ज़ाम है उससे पहले सारा जो भी 228 और 226 का है वो कंप्लीट करा दे। इससे पहले बाकी सारे 221 से 229 तक ऑलमोस्ट कंप्लीट करा चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखा, नए हैं चैनल पे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें चैनल को इसी तरह के कंटेंट के लिए। और आप सभी के इन्फॉर्मेशन के लिए बता दें कि जो BLIS के स्टूडेंट थे उनका तो हम लोग लेक्चर कवर कर ही रहे हैं। साथ में जो CLIS के स्टूडेंट है उन लोगों ने काफ़ी सारे रिकमेंड किया था, काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे थे कि सर हमारा भी लेक्चर ले लीजिए, हमारा भी एग्ज़ाम आ रहा है। तो उनके लिए हमने एक नया चैनल ओपन किया है LM अकेडमी के नाम से। उस पर आज से वीडियो डलना शुरू हो जाएगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ करके ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे उस चैनल को भी सपोर्ट करें। उस चैनल का लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है मैंने। आप लोग उसको जाएं, उस पे देखें और हर रेगुलर बेसिस पे उस पर आपको PDF मिलेगा। और प्लस आपको वहाँ पे जो भी आपका एग्ज़ाम से रिलेटेड क्वेश्चन है वो सारे वहाँ पे डिस्कस करे जाएंगे। तो चलिए फिर आज का लेक्चर शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा, फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, डैश सर्विसेज इज़ जनरली फ्री बिकॉज इट इज़ सपोर्टेड बाय पब्लिक फंड। कौन सी सर्विसेज होती हैं लाइब्रेरी की जो कि फ्री होती हैं और उसको सपोर्ट किया जाता है पब्लिक फ़ंड के द्वारा। तो पब्लिक लाइब्रेरी के जितनी भी सर्विसेज आपको देखने को मिलेंगी ये फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। इसमें कोई भी आपको चार्ज देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि ये पब्लिक फ़ंड के द्वारा फंडेड किया जाता है। आगे चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, द फेज़ और द कंपोनेंट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट कैन बी। तो कंपोनेंट या फेज़ की बात करें फाइनेंशियल मैनेजमेंट की तो ये कितने तरह के होते हैं। तो यहाँ पे आपके पूरा लिस्ट यहाँ पे दिया हुआ है। पहला है हमारा फाइनेंशियल प्लानिंग, दूसरा है फॉरकास्टिंग ऑफ रिसिप्ट्स, रिजिलियंस ऑफ फंड्स एंड रेवेन्यू, एलोकेशन ऑफ फंड्स, यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, फाइनेंशियल कंट्रोलिंग एंड फाइनेंशियल ऑडिटिंग। तो ये सारे यहाँ पे आपके फंड के हैं सारे। यहाँ पे जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आते हैं कंपोनेंट या फेस, तो आप इसको देख लें, जब आपको PDF मिलेगा आप डिटेल में इसको पढ़ लें और इसमें कुछ डिस्कस करने वाला है नहीं। आगे चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, व्हाट कैन बी द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सेंट्रल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी ऑफ पब्लिक लाइब्रेरी सिस्टम इन द मैटर ऑफ फाइनेंस। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी और सेंट्रल एग्जीक्यूटिव जो अथॉरिटी है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है जब हम पब्लिक लाइब्रेरी सिस्टम की बात करते हैं, जब उसके मैटर हमारा आता है फाइनेंस से रिलेटेड। तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिए हुए हैं, फर्स्ट है हमारा फाइंडिंग मनी, इन्वेस्टिंग फंड्स, मैनेजिंग प्रॉपर्टी यहाँ पे, और लास्ट है ऑल ऑफ द अबव। तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो है 4 ऑल ऑफ द अबव। ऊपर के सारे ही हमारे पब्लिक लाइब्रेरी सिस्टम के फाइनेंस मैटर से डील करते हैं, जैसे फाइंडिंग मनी, इन्वेस्टमेंट फंड्स एंड मैनेजिंग प्रॉपर्टी। तो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन था। आगे चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, व्हाट कैन बी द प्रिंसिपल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट LIS। प्रिंसिपल क्या है फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस से रिलेटेड अगर बात करें तो पहला है यहाँ पे इफेक्टिव कंट्रोल, सिंप्लिसिटी, रेगुलरिटी एंड फेयरनेस, इकोनॉमी, फ्लेक्सिबिलिटी एंड लास्ट है ऑल ऑफ द अबव। तो करेक्ट ऑप्शन जो है आपका वो है 4, 6
ऑल ऑफ द अबव। ऊपर के सारे ही हमारे फाइनेंशियल मैनेजमेंट के प्रिंसिपल में आते हैं, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस के पार्ट हैं ये सारे। सॉरी, यहाँ पे जो थर्ड वाला था वो है रेगुलरिटी एंड फार साइटेडनेस। आगे चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है हमारा, डैश इज सर्विस ओरिएंटेड एंड नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन। क्या है जो कि एक सर्विस ओरिएंटेड एंड नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है? तो वो है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। जो लाइब्रेरी सिस्टम का फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो पार्ट है वो एक सर्विस ओरिएंटेड है और एक नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन के पार्ट में आता है। आगे चलते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर सिक्स्थ है हमारा, द नॉन मॉनेटरी आउटपुट मेजर कैन बी क्लासिफाइड एज। तो जो नॉन मॉनेटरी आउटपुट मेजर जो है उसको हम कितने रूप में क्लासिफाई करते हैं? तो पहला है हमारा सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव, डिस्क्रीट और स्केलर, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव, लास्ट है ऑल ऑफ द अबव। तो ऊपर के तीनों ही हमारे नॉन मॉनेटरी आउटपुट मेजर के क्लासिफिकेशन के पार्ट हैं। आई होप इन सब के मतलब आपको समझ में आते होंगे। सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, जैसे आपका पेपर जो हो रहा है ऑब्जेक्टिव में हो रहा है, सब्जेक्टिव मतलब एक लेंदी, मतलब बहुत सारा आपको उसमें लिखना होता है। डिस्क्रीट, स्केलर, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव, ये सारे आपको आई थिंक आते होंगे। तो चलते हैं हम आगे क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 है, द इम्पॉर्टेंट नॉन मॉनेटरी आउटपुट मेजर आर ऑफ। तो इम्पॉर्टेंट जो नॉन मॉनेटरी जो आउटपुट है वो कौन कौन से हैं? जैसे रिजल्ट मेजर, प्रोसेस मेजर, सोशल इंडिकेटर्स, इनपुट एज प्रॉक्सी आउटपुट मेजर एंड लास्ट है ऑल ऑफ द अबव। यहाँ पे दिया नहीं है बट आप चाहें तो और ऐड कर सकते हैं, या फिर ये पूरे ही आपके इम्पॉर्टेंट नॉन मॉनेटरी आउटपुट के मेजर्स हैं। क्वेश्चन नंबर 7 था ये हमारा। 8 क्वेश्चन है यहाँ पे, व्हाट कैन बी द इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल प्रेशर दैट कैन बी माउंटिंग ऑन लाइब्रेरीज ड्यू टू। जो इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल प्रेशर जो होता है, जो कि लाइब्रेरी पे बर्डन जो पड़ता है, वो क्या क्या हो सकते हैं? तो यहाँ पे इसके पूरे लिस्ट दिए हुए हैं। पहला है इंक्रीज कॉस्ट ऑफ इंफॉर्मेशन मटेरियल। इंफॉर्मेटिव मटेरियल जैसे बुक है, मान लीजिए आज उसका कॉस्ट कुछ है और 2 साल के बाद उसका कॉस्ट इंक्रीज़ हो गया, तो ये एक तरह से बर्डन है लाइब्रेरीज पे, क्योंकि उनका फंड जो होता है वो लिमिटेड फंड उनको ग्रांट किया जाता है। दूसरा है यहाँ पे एवर ग्रोइंग एंड डाइवर्स डिमांड। जो यहाँ पे डिमांड जो है, जो आपका यूज़र है उसका डिमांड बहुत बढ़ जा रहा है, उसके डाइवर्स फॉर्म में उसको जो उसका मतलब नीड है वो बहुत ज़्यादा हो रही है, तो उसके अकॉर्डिंग लाइब्रेरी को भी अपना शेप बदलना पड़ता है। तो ये भी एक तरह से बर्डन आता है हमारे लाइब्रेरी पे। तीसरा है एडॉप्टेशन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना एक बहुत ज़्यादा कॉस्टली मतलब काम होता है, इसके लिए बहुत सारे पैसे चाहिए होता है, बट ड्यू टू लैक ऑफ फंड इन लाइब्रेरी उनके ऊपर एक बर्डन का ही काम करता है। इसके बाद है हमारा नीड फॉर न्यू स्पेस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर टू कोप विद द न्यू एनवायरनमेंट। अब यहाँ पे बोल रहा है कि हमें ज़रूरत पड़ती है नए जगह की और इंफ्रास्ट्रक्चर की, ताकि हम कोप कर सकें न्यू एनवायरनमेंट के साथ। तो जगह एक बहुत मतलब इकोनॉमिक नज़रिए से देखा जाए तो एक लैंड कैपिटल जो होता है वो भी एक एक्सपेंसिव मेज़र होता है, और यहाँ पे क्योंकि एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है तो लाइब्रेरी साइंस को भी चेंज होना पड़ेगा, क्योंकि ड्यू टू चेंजिंग एनवायरनमेंट अगर आप चेंज नहीं होंगे तो वहाँ पे क्या होगा, आपका जो कंटेंट है वो आउटडेटेड हो जाएगा, तो उसको जो यूज़र है वो इतना ज़्यादा रिकमेंड नहीं करेंगे, तो इसीलिए इनको भी चेंज करना पड़ता है। तो एक तरह से ये भी बर्डन पड़ता है लाइब्रेरी साइंस पे। इंक्रीजिंग बेज एंड सैलरीज, तो जो आपके जो लाइब्रेरी में काम करने वाले जो वर्कर होते हैं उनकी भी जो सैलरीज होती है, उनके वेज होते हैं, उनके भी इजाफा आता है टाइम टू टाइम, तो वो भी एक तरह से बर्डन है लाइब्रेरी साइंस पे। आगे है यहाँ पे न्यू प्रोग्राम एंड प्रोजेक्ट टू जस्टिफाई एग्जिस्टेंस ऑफ लाइब्रेरीज, क्योंकि यहाँ पे लाइब्रेरी को दिखाना पड़ता है कि लाइब्रेरी एग्जिस्ट करती है सोसाइटी में ड्यू टू क्योंकि जो सोसाइटी में जो लोग हैं इतने पैसिव हो जाते हैं, कभी कभी उनको इन्फॉर्मेशन सीकर कहा जाता है, बट वो इन्फॉर्मेशन के लिए इतना मतलब क्रेविंग नहीं होता है, तो उनको एक तरह से प्रोजेक्ट एंड एक प्रोग्राम किया जाता है ताकि उनको अवेयर किया जा सके कि हाँ लाइब्रेरी से आपको क्या क्या बेनिफिट हो सकता है। तो उनको ये अवेयरनेस फैलाने के लिए प्रोग्राम एंड प्रोजेक्ट चलाना पड़ता है, तो वो भी एक तरह से कॉस्ट पड़ता है लाइब्रेरी के बजट पे। तो ये हमारा सारे पॉइंट्स थे यहाँ पे जो कि हमारे इकोनॉमिक एंड फाइनेंस प्रेशर डालते हैं लाइब्रेरी पे। क्वेश्चन नंबर 8 था। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। द फाइनेंशियल सपोर्ट गिवन टू लाइब्रेरी इज़ ऑफ डैश टाइप। तो लाइब्रेरी में जो फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाता है वो कितने प्रकार के हो सकते हैं? तो ऑप्शन यहाँ पे 4 दिए हुए हैं। करेक्ट ऑप्शन जो है वो है फर्स्ट
टू टाइप ऑफ लाइब्रेरी को फाइनेंस सपोर्ट किया जा सकता है। तो वो दो तरह के कौन कौन से हैं? पहला है रिकरिंग फाइनेंस एंड दूसरा है नॉन रिकरिंग। अब ये होते क्या हैं आगे हम आगे वाले क्वेश्चन में डिस्कस कर लेंगे। पहला इसमें 10th क्वेश्चन है हमारा, द रिकरिंग ग्रांट आर जनरली गिवन फॉर द परचेज ऑफ। अब ये देखिए यहाँ पे मैंने ऊपर वाला जो क्वेश्चन समझाया था उसका ये पार्ट है। जो रिकरिंग ग्रांट होता है वो किस किस काम के लिए दिया जाता है? तो यहाँ पे ऑप्शन जो है वो है बुक एंड पीरियोडिकल्स, मेंटेनेंस ऑफ रेगुलर सर्विसेज, एंटिसिपेटेड कॉन्टीजेंट एक्सपेंडिचर और लास्ट है ऑल ऑफ द अबव। तो ऊपर के तीनों ही काम के लिए आपको जो ये रिकरिंग ग्रांट जो है वो दिया जाता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। 11th क्वेश्चन है हमारा, द नॉन रिकरिंग ग्रांट आर गिवन फॉर स्पेसिफिक पर्पस लाइक। अब जो नॉन रिकरिंग ग्रांट होता है वो एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए दिया जाता है, जैसे कि कंस्ट्रक्शन ऑफ लाइब्रेरी बिल्डिंग्स, परचेज ऑफ फर्नीचर एंड इक्विपमेंट, सम टाइम फॉर स्पेशल कलेक्शन एंड लास्ट है ऑल ऑफ द अबव। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऊपर के तीनों ही दिया जाता है नॉन रिकरिंग ग्रांट के रूप में फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस, जैसे बिल्डिंग बनाने के लिए, फर्नीचर परचेज करने के लिए या फिर किसी स्पेशल कलेक्शन के लिए। आगे चलते हैं 12th क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, द थर्ड टाइप ऑफ दिस गिवन ऑन स्पेशल ओकेशन। द थर्ड टाइप ऑफ दिस इज गिवन, यहाँ पे स्पेस आना चाहिए था, सॉरी। द थर्ड टाइप ऑफ डैश इज गिवन ऑन स्पेशल ओकेशन ऑन रिकमेंडेशन ऑफ स्पेसिफिक परचेज। तो यहाँ पे जो इसका जो आंसर आएगा वो है एडॉक ग्रांट। ये स्पेशल ग्रांट होता है जो कि लाइब्रेरी को दिया जाता है यहाँ पे स्पेशल परचेज के लिए। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, द वेरियस सोर्स ऑफ फंड फॉर लाइब्रेरी कैन बी ऑफ। तो लाइब्रेरी को जो अलग अलग जगह से फंड जो मिलते हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं? तो यहाँ पे ऑप्शन में दिए हुए हैं। पहला है रेगुलर ग्रांट फॉर पेरेंट बॉडी लाइक नेशनल एंड स्टेट गवर्नमेंट, या फिर नेशनल और स्टेट गवर्नमेंट देती है। उसके अलावा यहाँ पे ऑप्शन है एडॉक ग्रांट, जो अभी मैंने ऊपर आपके क्वेश्चन में समझाया था। ये स्पेशल मतलब ग्रांट होता है जो कि किसी स्पेशल पर्पस के लिए दिया जाता है। फिर फाइन्स एंड मिसलिनियस रिसोर्सेज, लाइब्रेरी जो है फाइन्स के रूप में या अदर एक्टिविटी करवा के जो पैसे की जनरेट करती है उसके रूप में। सेल्फ जनरेटेड फंड्स, इसमें क्या होता है लाइब्रेरी जो होती है वो जो आप उनका यूज़र होता है उनसे पैसे लेती है, जैसे जॉइंट फीस लेती है, ये सब इसमें सेल्फ जनरेटेड फंड में आता है। गिफ्ट एंड डोनेशन, जैसे मान लीजिए कोई ऑर्गेनाइजेशन है उसने लाइब्रेरीज को फंड दे दिया किसी स्पेशल कलेक्शन के लिए या मेंटेनेंस के लिए, वो सारा गिफ्ट एंड डोनेशन में आता है। तो ये सारे जो ऑप्शन थे ऑल ऑफ द अबव इसका करेक्ट ऑप्शन है। ये सारे ऑप्शन थे, ये हमारे सोर्स हैं लाइब्रेरी के फंड का। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी रिसीव देयर फंड फ्रॉम। जो यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी होती हैं उनको फ़ंड कहाँ से मिलता है? तो उनको मिलता है यूजीसी से, जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है वो उनको फ़ंड देती है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन आर मेनली ऑफ डैश टाइप। तो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जो है वो ग्रांट करती है, जो मनी है उसको कितने टाइप में देती है? तो 3 टाइप में देती है। वो 3 टाइप कौन से हैं? नीचे लिखा हुआ है, जैसे रिकरिंग, नॉन रिकरिंग एंड एडॉक ग्रांट। ये ऊपर मैंने ऑलरेडी समझा दिया है, रिकरिंग, नॉन रिकरिंग एंड एडॉक ग्रांट क्या होते हैं। और आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। 16 क्वेश्चन है, हु रिकमेंडेड क्रिएशन ऑफ ब्लॉक लाइब्रेरी फंड एंड म्यूनिसिपल लाइब्रेरी फंड एंड व्हेन? किसने रिकमेंड किया था ब्लॉक लाइब्रेरी फंड को और म्यूनिसिपल लाइब्रेरी फंड को, और कब? तो ये किया गया था केपी सिन्हा कमेटी के द्वारा 1958 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज़ करके नोट डाउन करते चले सारे क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पे आप लोग नए हैं तो प्लीज़ करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक ये लेक्चर है वो पहुंच सके। तो 17th क्वेश्चन है हमारा, हु रिकमेंडेड फॉर 6 to 10% ऑफ एजुकेशन बजट फॉर लाइब्रेरीज एंड सेंट्रल गवर्नमेंट टू प्रोवाइड फंड अंडर प्लान एक्सपेंडिचर। तो किसने रिकमेंड किया था कि 6 या 10% जो एजुकेशन बजट होता है वो लाइब्रेरीज को दिया जाए सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, ताकि वो फंड अपना जो उनका फंड है और प्लान है वो एक्सपेंडिचर कर सके अच्छे से। तो वो दिया गया था प्रोफेसर DP चट्टोपाध्याय कमेटी के द्वारा 1985 में। आगे चलते हैं 18th क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा, द मेन सोर्स ऑफ पब्लिक लाइब्रेरी रिवेन्यू कैन बी। तो पब्लिक लाइब्रेरी रिवेन्यू का जो मेन सोर्स होता है वो कौन कौन सा हो सकता है? तो ऑप्शन में है हमारा सब्सक्रिप्शन, लाइब्रेरी सेस,
ग्रांट फ्रॉम गवर्नमेंट, एंडोमेंट एंड लास्ट है ऑल ऑफ दी अबव। तो ऊपर के चारों ही हमारे सोर्स है, मेन सोर्स है पब्लिक लाइब्रेरी के रिवेन्यू का। इन सबको मैंने डिटेल में ऊपर समझा दिया है। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा ये सारा। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा, हाउ मेनी स्टेट इन द कंट्री हैव पब्लिक लाइब्रेरी लेजिस्लेशन एंड रन पब्लिक लाइब्रेरीज अंडर द स्टैट्यूटरी सिस्टम विच इज़ नॉट यूनिफॉर्म। तो कितने भी स्टेट में, जितने जो हमारे स्टेट है उनमें कितना स्टेट है, कौन कौन से स्टेट है जिसमें जो पब्लिक लाइब्रेरी का लेजिस्लेशन पास हुआ है और पब्लिक लाइब्रेरी वहाँ पे रन करती है। तो आप यहाँ पे ऑप्शन में दिया हुआ है 15, 14, 17 एंड 19। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है 4। 19 स्टेट है हमारी कंट्री में जहाँ पे आपको पब्लिक लाइब्रेरी देखने को मिलेंगी और वहाँ पे जो पब्लिक लाइब्रेरी है वो ओपन है। क्वेश्चन नंबर 20 है, फुल फॉर्म ऑफ LLA। LLA का फुल फॉर्म क्या होता है? लोकल लाइब्रेरी अथॉरिटी। बहुत इंपॉर्टेंट ये वाला भी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 21 है, डैश इज द सेकेंड इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। क्या है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट सेकेंड इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का? तो वो होता है हमारा एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट, जो एक तरह से एस्पेक्ट देखने को मिलता है हमारे फाइनेंशियल मैनेजमेंट की पार्ट में। क्वेश्चन नंबर 22 है, देयर आर डैश मेजर कैरेक्टरिस्टिक इन द नेचर ऑफ लाइब्रेरी एक्सपेंडिचर। कितने तरह के मेजर कैरेक्टरिस्टिक हमें देखने को मिलते हैं जब हम नेचर की बात करते हैं लाइब्रेरी एक्सपेंडिचर की? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है 4। 3 टाइप ऑफ मेजर कैरेक्टरिस्टिक इन नेचर ऑफ लाइब्रेरी एंड एक्सपेंडिचर। तो वो 3 तरह के कौन से हैं? जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है। पहला है हमारा, लाइब्रेरी इज़ अ स्पेंडिंग इंस्टीट्यूशन। लाइब्रेरी जो है वो एक स्पेंडिंग इंस्टीट्यूशन है जहाँ पे पैसे लगाने पड़ते हैं, वहाँ पे खर्च होता है। दूसरा है, लाइब्रेरी इज़ अ ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म। लाइब्रेरी जो है वो एक ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म है। ये कौन सा लॉ है आप लोगों से पूछता हूँ, जो हमारे रंगनाथन ने दिया था 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस का, वो उसका ये कौन सा लॉ है? आप लोगों का होमवर्क है, प्लीज़ करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि लाइब्रेरी इज़ अ ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म ये कौन सा लॉ है। तो और हमारा इसमें थर्ड है, लाइब्रेरी एक्सपेंडिचर इज़ रिकरिंग। जो लाइब्रेरी एक्सपेंडिचर होता है वो वन आफ्टर अनदर उसको फिर से रिन्यू करना पड़ता है, क्योंकि जो चीज़ें होती हैं वो स्टेबल नहीं होती, वो टाइम टू टाइम वो बदलती रहती हैं। तो इसीलिए यहाँ पे ये बोला गया है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे, फुल फॉर्म ऑफ CBA। CBA का फुल फॉर्म क्या होता है? कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। क्वेश्चन नंबर 24 है, फुल फॉर्म ऑफ CEA। CEA का फुल फॉर्म क्या होता है? कॉस्ट इफेक्टिवनेस एनालिसिस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे नोट डाउन करते चलें आप लोग। क्वेश्चन नंबर 25 है, मनी स्पेंड ऑन अ लाइब्रेरी ऑन डिफरेंट हेड्स सच एज परचेज ऑफ रीडिंग मटीरियल, सैलरीज, अलाउंस, स्टेशनरी, फोटोज, फर्नीचर्स, इक्विपमेंट इज डैश। तो यहाँ पे जो मनी हम लोग स्पेंड करते हैं लाइब्रेरी में अलग अलग रूप में, जैसे कि रीडिंग मटेरियल को हमने ख़रीद लिया, सैलरी दे दिया, अलाउंस दे दिया, या फिर जैसे फर्नीचर या इक्विपमेंट खरीद लिया, तो ये कौन से एक्सपेंडिचर में आता है? तो ये लाइब्रेरी एक्सपेंडिचर का पार्ट है। आगे चलते हैं 26 क्वेश्चन पे, फंड विच इज़ एक्वायर टू लाइब्रेरी फ्रॉम डिफरेंट सोर्स सच एज ग्रांट, मेंबरशिप, फी, एंडोमेंट, फाइन्स, सर्विस चार्ज, सेल्स ऑफ पब्लिकेशन इज डैश। तो ये सारा हमारा लाइब्रेरी इनकम होता है, क्योंकि लाइब्रेरी इन्हीं सोर्स के द्वारा इनकम जनरेट करती है। जैसे मेंबरशिप का चार्ज ले लिया, कोई फ़ाइन लगा दिया किसी चीज़ पे, या फिर पब्लिकेशन हाउस से ले लिया, ये सारा यहाँ पे उनका इनकम का सोर्स होता है। क्वेश्चन नंबर 26 था। आगे हमें 27 क्वेश्चन, फंड मेड अवेलेबल ऑन प्रोजेक्ट दैट गोज अंडर एनुअल प्लान 5 ईयर प्लान इज डैश। तो जो फंड हमें अवेलेबल कराया जाता है प्रोजेक्ट के द्वारा, जो कि 5 ईयर प्लान से मिलता है, उसको हम बोलते हैं प्लान ग्रांट। आगे है हमारा 28 क्वेश्चन नंबर 28 है, एक्सपेंडिचर दैट डज नॉट रिपीट एवरी ईयर इज डैश। तो वो एक्सपेंडिचर जो कि हर साल रिपीट नहीं होता, उसको हम क्या बोलते हैं? उनको हम बोलते हैं नॉन रिकरिंग एक्सपेंडिचर। अब रिकरिंग एक्सपेंडिचर क्या होता है? आप लोगों का ये दूसरा होमवर्क है
प्लीज़ करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि रिकरिंग जो एक्सपेंडिचर होता है वो क्या होता है। तो यहाँ पे नॉन रिकरिंग एक्सपेंडिचर जो कि रेगुलरली रिपीट नहीं होता, हर ईयर रिपीट नहीं होता, उसके एग्जांपल यहाँ पे दिए हुए हैं। एक्सपेंडिचर बिल्डिंग, जैसे बिल्डिंग है उसको बार बार नहीं बनाया जाता है, एक बार बना दिया वो सालों साल चलता है। उसके बाद इक्विपमेंट, जो भी मशीनरी या इक्विपमेंट हम लोग खरीदते हैं लाइब्रेरी में, वो सब भी उसका लाइफ जो होता है काफ़ी ज़्यादा होता है, तो इसीलिए इनको नॉन रिकरिंग एक्सपेंडिचर में काउंट किया जाता है। अगला क्वेश्चन है 29th क्वेश्चन, एक्सपेंडिचर दैट रिपीट एवरी ईयर इज डैश। अब वो एक्सपेंडिचर, देखिए मैंने आपको क्वेश्चन यहाँ पे करवाई दिया है, तो फिर भी आपके पास एक क्वेश्चन है, आप प्लीज़ करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो एक्सपेंडिचर जो कि हर साल रिपीट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हम रिकरिंग एक्सपेंडिचर, जैसे कि बुक, जनरल, स्टाफ, सैलरी एक्सेट्रा। तो बुक जो है हर साल हमें ख़रीदना पड़ता है, क्योंकि ड्यू टू एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी और बहुत सारे हमारे पास सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन और ज़्यादा हो जाता है, तो उसको हमें अपने लाइब्रेरी को अपडेट करने के लिए नया नया बुक हमें लाना पड़ता है, जनरल लाने पड़ते हैं, एंड स्टाफ की सैलरी भी बढ़ानी पड़ती है। तो ये सब हमारे रिकरिंग एक्सपेंडिचर में काउंट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है यहाँ पे, डैश इज़ अ स्टेटमेंट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर। क्या है जो कि एक स्टेटमेंट है इनकम का और एक्सपेंडिचर का? तो वो हमारा बजट होता है। क्वेश्चन नंबर 31 है यहाँ पे, द सेंट्रल एस्पेक्ट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज डैश। तो एक सेंट्रल एस्पेक्ट क्या होता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का? वो हमारा बजट होता है। तो ये हमारा 31st क्वेश्चन था। तो आज का जो हमारा लेक्चर था 2 to 4 का, ये लेक्चर नंबर 6 था ब्लॉक 3 से, और आज कल में हम आपका 22 to 6 का जो लेक्चर है वो सारा कंप्लीट करा देंगे। आई होप आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे, आपका जो एग्ज़ाम है बहुत पास में है। कृपया करके पढ़ाई करना शुरू कर दें अगर आपने अभी तक नहीं किया है। और हमारे चैनल पे अगर नए हैं आप लोग तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट का हेल्प हो सके। और आज का लेक्चर आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें, कोई दिक्कत हो वो भी आप बताएं। और PDF जो है वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे डल जाता है, तो अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम जो ग्रुप है वो ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज़ करके उसको भी ज्वाइन कर लें। तो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट लेक्चर में। और एक बात और, जो हिंदी वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए भी PDF यहाँ पे डल जाता है। काफ़ी सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे होते हैं सर हमें हिंदी में बताएं, तो आई होप मैं हिंदी में ही बोलता हूँ, आपको समझ में आ जाता होगा। और जो PDF है उसके बाद अगर उससे भी नहीं समझ में आता तो आप PDF पढ़ कीजिए, वहाँ से आपको समझ में आ जाएगा। तो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।